आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज यूनिट 8 जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नाटक करने वाले हैं आधे अधूरे। इसका पार्ट 1 हम करेंगे। इससे पहले हम 2 नाटक कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अमरीन पाठशाला चैनल पे जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे नाटक, कहानी, उपन्यास सब की मैंने चीजें करवाई हुई हैं। तो आप नाटक जैसे हमारा एक द्रोणाचार्य नाटक हो चुका है, आगरा बाजार, ये 2 नाटक मैं करवा चुकी हूँ। ये हमारा आज का तीसरा नाटक है। तीसरे नाटक करेंगे। जैसे नाटक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उपन्यास तो बहुत बड़े बड़े हैं, नहीं पढ़ पाते, लेकिन नाटक को तो हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको अप्रैल के महीने तक इसमें पूरे कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगी कि पूरे आपके हो जाए, अप्रैल तक सारे नाटक हो जाए। जिससे 18 मई में मैं थोड़ा रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगी सारी चीजों का, जिससे आप रिवीजन कर पाए हर एक चीज का। जिससे उपन्यास की मैंने समीक्षा पूरे सारे चैप्टरों की करवाई हुई है। तो वो सारे उपन्यास की करवाई हुई प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारी कहानियां करवाई हुई हैं। जिन बच्चों ने भी जो हमारे सहपाठी या साथी तैयारी कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, 21 की 21 कहानियां दोबारा से 2 बार कम से कम जरूर देखिए और उसके शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, जिससे आप लास्ट टाइम में रिवीजन ही कर पाए। एक शेड्यूल में अप्रैल मई महीने में एक शेड्यूल बना दूंगी, जिससे आपको पता चल जाए किस टॉपिक को आप डेली कवर करें। वो चीज़ मैं बता दूंगी और अपने कम्युनिटी में डाल दूंगी, जिससे आप उस चीज़ को फॉलो कर पाए। डेली मैं टॉपिक दिया करूंगी, जिससे आप उसे फॉलो करें। हम रिवीजन करेंगे, अगर हो सका तो मैं लाइव क्लासेस लूंगी। उसके लिए भी आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि आपको लाइव क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। देख, अगर रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी तो रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको मिल रहेंगी, सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगी। इसी तरह से मैंने निबंध भी करवाए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में निबंध जाके आप देख सकते हैं। कविताएं कुछ करवाई हैं, कविताएं बहुत ज़्यादा हैं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। एक में कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कविताएं कौन सी हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लासेस में एक दो शॉर्ट वीडियो बना के आपको न्यूज़ अपडेट वाली प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगी, जिससे आपको पता चल जाए। 1-2 दिन में मैं आपको ज़रूर वो मिल जाएगी, कल या परसों तक वो आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। अगर हो सका शाम तक मुझे टाइम लगा, इवनिंग तक, तो मैं आपको बना के आज ही अपडेट कर दूंगी। अदरवाइज कल या परसों तक जो भी होगा आपका, वो आ जाएगी क्लास में। आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको मिलेगी। तो न्यूज़ एंड अपडेट जो हमारा प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाके देखेंगे। सारी प्लेलिस्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास की पूरी प्लेलिस्ट है। मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास की मॉडल टेस्ट सीरीज भी बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार जरूर चेक करें। सारा मटेरियल वहाँ अवेलेबल है। हम रिवीजन क्लास में मई में करवाऊंगी, जिससे आपका पूरे मई में सारे यूनिट्स कवर हो जाएं। 10 के 10 यूनिट्स कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी, जिससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो रिवीजन के वो करवा दूंगी। तो चलिए, नाटक जो है आधे अधूरे मोहन राकेश का पार्ट 1 पढ़ करते हैं। कि नाटक जो है आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। कैसा नाटक है ये, स्लाइड शो कर देती हूँ, जिससे आपको बड़ा भी लग जाए। तो आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्य वर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। तो मोहन राकेश, आप पॉइंट शॉर्ट बनाते हुए चले, मोहन राकेश लिख लीजिए, आप ऊपर लिख लेंगे मोहन राकेश और आधे अधूरे मध्य वर्गीय जीवन पे एक पॉइंट बनाएंगे। मध्य जीवन पर आधारित नाटक है, तो मध्य वर्गीय जीवन पर आधारित। फिर दूसरा पॉइंट बनाएंगे, इसमें 3 स्त्री पात्र तथा 5 पुरुष पात्र हैं। 3 स्त्री पात्र और 5 पुरुष पात्र हैं, ये लिख लेंगे। तो 3 स्त्री पात्र हो गए। एक तो सावित्री, अ, और दूसरी लड़की किन्नी, और बिन्नी। जो बिन्नी है वो शादीशुदा है, किन्नी छोटी लड़की है। छोटी लड़की कैसी है, छोटी लड़की है। तो ये याद रखेंगे आपको। और पात्रों के नाम ऐसे ही मैं बताने की कोशिश करूंगी। अ, इनमें 4 पुरुषों की भूमिका में एक ही पुरुष निभाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथियों, 4 जो पुरुषों की भूमिका है उसका एक ही निभाता है। मंचन जो कराता है ओम शिवपुरी ने, जब कराता है इसका मंचन, तो ओम शिवपुरी चारों पुरुषों की भूमिका में रहते। चारों पुरुषों की भूमिका में रहते, वो बस कपड़े चेंज करके आ जाते। नीचे की पतलून जो होती, पैंट जो होते, वो सेम रहती है। कभी उस पर कोट पहन के आएंगे, कभी टी शर्ट पहन के आएंगे, कभी शर्ट पहन के आएंगे। तो मीन्स इस तरह से वो चारों
एक कवि लंबा कोट पहन के आ जाएंगे। तो आप वो चारों बॉस का भी किरदार निभाते हैं, पति का भी किरदार निभाते हैं, और क्या कहते हैं, और जो उनका दोस्त जो है तो सिंघानिया का उसका किरदार निभाते हैं। और ऐसे ही चौथा एक और किरदार निभाते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी पूरे चारों का निभाते हैं। जुनेजा हो गया, इनाम मैं बता दूंगी कौन कौन से का है। तो याद रखेंगे, चारों पुरुषों की भूमिका में एक ही पुरुष पात्र निभाता है। हिंदी नाटक में ये अलग ढंग का प्रयोग है। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखना है। सारे नाटकों की ट्रिक वाइज आज ही आप जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, तो जो आपने पॉइंट्स है उसी में ही जितने भी नाटक है वो लिख कर उसका प्रकाशन वर्ष से लिख लीजिए। और राइटर जो है उनका प्रकाशन वर्ष से लिख लीजिए। और उन सब राइटर जितने भी आपके नाटक लगे हुए हैं, कौन कौन से नाटक फेमस है, वो जरूर एक पॉइंट ये बना लीजिए। तो आपके सारे जितने भी नाटक है वो पूरे कवर हो जाएंगे। ये नाटक कौन कौन से सन में प्रकाशित लगे हुए हैं। फिर राइटर का डेट ऑफ बर्थ से उनका क्रम लगा लीजिए। नाटक का क्रम लगा लेंगे, सारे नाटक जितने भी आपके नेट में लगे हैं वो लगा लीजिए। फिर आप राइटर्स के जितने भी हैं वो क्रम में लगा लीजिए। जो राइटर्स हैं उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं उसे जरूर क्रम में लगा लीजिए। मीन्स वो जरूर याद कर लीजिए। जितने भी राइटर, सारे आप याद नहीं कर पाते तो जितने राइटर लगे हुए इनके कौन कौन से नाटक थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, इन सब के जितने भी हैं वो लगा लेंगे। तो यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। एक पॉइंट बनाएंगे, यह पूर्णता की, जहां जहां मैंने आपको कलर करके रखा हुआ है, हाईलाइट किए हुए हैं, वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने वो सारी चीजें देखो यहाँ हाईलाइट की हुई हैं। पूर्णता की तलाश का नाटक है। हर कोई अपनी, जैसी स्त्री सावित्री जो पत्नी है, वो पूर्णता की तलाश में है। उसे एक अपने पति से वो प्यार नहीं मिल पाता है रूप से, तो इसलिए पूर्ण पुरुष की तलाश रहती है, इसलिए वो बॉस के पास भी जाती है और अपने पति के दोस्त के पास भी चली जाती है, मगर वहां पर भी उसे प्यार वो चीज नहीं मिलता है। लास्ट में कहती है सारे के सारे ये अधूरे ही इस आदमी होते हैं। इसलिए पूर्णता की तलाश का नाटक है। पूर्ण रूप से कोई भी उसे सारे गुण वो एक पुरुष में नहीं मिल पाते, तो इसलिए किसका है, पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। तो मील का पत्थर, मील के पत्थर आप पता है, आप रोड पे जाते होगे, वहां पर एक क्या पत्थर लगे होते हैं हर रोड पे कि 2 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर रह गया, 500 मीटर दूर रह गया, 10 किलोमीटर दूर है। तो आपको रोड पे, सड़क पे पत्थर टाइप के मिले लगे हुए मिलते हैं। 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, येलो सा ऊपर वो व्हाइट कलर का रहता है पत्थर, ऊपर से येलो का निशान रहता है और उस पे लिखा हुआ होता है, या ब्लैक कलर में लिखा हुआ होता है, आप देखते होंगे। तो वो इसे यही कहते हैं, नाटक क्या, मील का पत्थर है। तो इससे ज्यादा नहीं, मील का पत्थर, बहुत बड़ी बात कही है। नाटक कैसा है, मील का पत्थर, रास्ता दिखाने वाला। मील का पत्थर क्या होता है, रास्ता, कितने मील दूर है, कितने किलोमीटर दूर है। तो मील का पत्थर इसलिए कही, रास्ता दिखाने वाला नाटक है, क्योंकि मील का पत्थर हमेशा हमें रास्ता बता दे, कितने किलोमीटर दूर हमारा गंतव्य बचा है, हमारा रास्ता जहां पहुंचना चाहते हैं वो दूर बचा है, तो मील का पत्थर कहा जाता है। यह नाटक हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित है। तो मील का पत्थर हो गया, पूर्णता की तलाश हो गया। एक ही पुरुष पात्र जो है वो चार पुरुषों की भूमिका में रहता है। इसमें तीन स्त्री पात्र हैं, एक, दो बेटी, एक माँ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मध्य वर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है एक। और यह कहानी जो है, नाटक की कहानी एक परिवार में के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। बस एक परिवार ही पूरा दिखाया गया है, पूरे परिवार के इर्द गिर्द नजर आती है। इसमें सावित्री जो है, जो कामकाजी औरत की भूमिका में नजर आती हैं। तो सावित्री माँ जो हो गई, जो पत्नी भी है सिंघानी, जो पत्नी भी हैं, तो वो कामकाजी क्या हो जाएंगी, सावित्री जो कामकाजी औरत हैं। मीन्स उनके पिता, जो पति हैं, निठल्ले हो गए, कुछ काम नहीं करते, उनकी नौकरी चली गई है, ये कामकाजी ऑफिस जाती हैं, और ये इसलिए इन्हें कामकाजी औरत की भूमिका में नजर आती। उसका पति जो है महेंद्रनाथ। तो महेंद्रनाथ याद रखना, ये महेंद्रनाथ जो कि महेंद्रनाथ जो कि बहुत दिन से काम काज नहीं कर रहा और बहुत दिन से यूं ही निठल्ला पड़ा रहता है। महेंद्रनाथ क्या है, सावित्री के पति हैं। किसके पति हैं, सावित्री के पति हैं। लड़की किन्नी और बिन्नी है, इनके पिता है। तो अशोक इनका लड़का है, ध्यान रखना है, अशोक इनका लड़का है। तो ये सारे नाम मैं पात्रों के आगे बताने वाली हूँ।
अपनी कमाई से घर का कुछ सामान खरीद के बहुत दिन बैठा है, मतलब सामान नहीं खरीद रहा है। घर की बड़ी लड़की बिन्नी है जो शादीशुदा है, जिसने मनोज के साथ भाग कर शादी कर ली थी। एक बार ध्यान रखना, इसकी माँ का अफेयर मनोज के साथ भी चलता है, लेकिन वो उसी अफेयर तो चल रहा होता, लेकिन फिर ये जो मनोज जो है इसकी बेटी से लव करने लगता है, अफेयर चलाता है और उससे भाग कर शादी कर लेता है। और मनोज, ये ध्यान रखना है, कहीं भी उसके वैसे नहीं आए, संवाद को रूप में नहीं आए, उसके बस संवाद देखने को मिले, कहीं उसकी उपस्थिति नहीं मिली है। ठीक है। छोटी लड़की किन्नी, इसे ऊपर कर देती हूँ। छोटी लड़की किन्नी है और घर का सबसे आलसी पुरुष जो है अशोक, घर का लड़का है। सबसे आलसी पुरुष कौन है? अशोक है। वो पड़ा ही रहता है, ना कुछ काम करता है, बस वो अपने रूम में हमेशा बिजी रहता है, सबसे आलसी है। ध्यान रखना, सबसे लेजी पुरुष जो है वो अशोक बेटा है। यह आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया नाटक है, वैवाहिक जीवन की समस्याओं का चित्रण है यहाँ। किसकी? वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं उसका चित्रण यहाँ पर किया गया। ये ध्यान रखेंगे सारे साथी, किसकी? वैवाहिक जीवन की समस्याओं का चित्रण है। अगला पॉइंट है आपका, 1 मिनट बच्चों। हम्म। सावित्री एक कामकाजी मध्यवर्गीय शहरी स्त्री है, जो पात्र बताने बता रही हूँ, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। काले कपड़ों वाला पुरुष 4 रूपों में आया। एक तो पहला महेंद्र नाथ के रूप में आया है, जो काले कपड़ों वाला, जो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है कि काले कपड़ों वाला जो पुरुष है कितने रूपों में आया है? 4 रूपों में आया है। पहला जो ऐसे आएगा, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4। तो आपको याद हो, पुरुष 1 करके आए तो महेंद्रनाथ है, पुरुष 2 करके आए तो सिंघानिया है, सिंघानिया जो सावित्री का बॉस है, जगमोहन, और चौथा जुनैद जा। ये 4 आते हैं, जगमोहन और चौथा जुनैद जा, ये सारा याद रखना है। जगमोहन और जुनैजा। तो जगमोहन जो है, जुनैजा, ये सारे इसमें से एक मित्र है। और एक मित्र सिंघानिया एक मित्र जो है सावित्री का है, और जिसके साथ वो अफेयर करती है, और एक महेंद्र नाथ का इसमें मित्र है। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अशोक सावित्री का बेटा है, किन्नी सावित्री की छोटी बेटी, और मनोज बिन्नी का पति। मात्र संवादों में ही उल्लेखनीय है, किसमें? संवादों में ही उल्लेखनीय है। आधे अधूरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिखना है आपको, ये पता होना चाहिए कौन कौन से पात्र हैं। ये आपको पता होगा छात्र, तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं करा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट चीजें। आधे अधूरे नाटक का पहला मंचन दिल्ली में दिशांतर द्वारा ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1969, एकम 70 और 1969 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका पहला मंचन जो हुआ था, यही एनटीए यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। पहला मंचन दिल्ली दिल्ली में दिशांतर, याद रखें, दिशांतर द्वारा, दिल्ली में दिशांतर द्वारा ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ था 1969। ये आपको लिखा हुआ होना चाहिए, आपको रटा हुआ होना चाहिए। पहला मंचन जो दिल्ली के देशांतर में कब मंचन हुआ, कौन सी फिल्म बनी किस नाटक पे, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। या कौन सा नाटक बना, फिल्म बनी, कहाँ मंचन हुआ है, किसने किया है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हर नाटक की, जितने भी नाटक लगे हुए हैं, भूमिका, हर नाटक की भूमिका को वहां से प्रश्न जरूर एनटीए उठाता है। किसी भी उपन्यास देख लें, कोई सी कहानी लिख ली, आत्मकथाएं देख ली, उसकी जो भूमिकाएं रहती हैं वहां से क्वेश्चन उठने के चांसेस रहते हैं। तो आप सारे ना, जितनी भी चीजें जिसकी भूमिका हो, जो उपन्यास, नाटक, कहानी, आत्मकथा है, जीवनी, उसकी भूमिकाएं जरूर पढ़िए, क्योंकि भूमिका से जरूर क्वेश्चन आता है। कुछ पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, भूमिका के नोट्स जरूर बनाना है। तो ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1969 में हुआ था। नाटक के प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित कलाकारों ने निम्न पात्रों की भूमिका निभाई। जो काले सूट वाला आदमी था, पहला आदमी, उसे ओम शिवपुरी ने ही निभाया है। ओम शिवपुरी इसके निर्देशन भी कर रहे हैं, और इसका मतलब है इसके पात्रों का रोल भी अदा कर रहे हैं। स्त्री जो है सुधा है, तो याद रखिए ओम शिवपुरी, और स्त्री जो है सावित्री जो है वो सुधा नाम की है। सिधा शिवपुरी रहेगी, ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी रहेगी। पुरुष एक ओम शिवपुरी, बड़ी लड़की अनुराधा कपूर है, छोटी लड़की व्यास है।
ये नाम याद होने चाहिए आपको, क्योंकि लिखना है। ये आपके इंपॉर्टेंट पात्र हैं। छोटी लड़की ऋचा व्यास, लड़का दिनेश ठाकुर है। लड़का कौन है? दिनेश ठाकुर है। पुरुष 2 ओम शिवपुरी हैं और पुरुष 3 ओम शिवपुरी, पुरुष 4 ओम शिवपुरी। तो याद रखना, ओम शिवपुरी हो गई, अनुराधा, और जो स्त्री जो है सुधा, सुधा स्त्री, सा से स्त्री, सा से सुधा, याद रखिए, सा से स्त्री, आधा सा बना है, ऐसे स्त्री आ गया, ऐसे सुधा। पुरुष 1 ओम शिवपुरी। बड़ी लड़की कौन सी हो गई? अनुराधा कपूर बनी है। बड़ी लड़की जो है जिसका नाम बिन्नी है, बिन्नी जो है वो अनुराधा है, और छोटी लड़की ऋचा व्यास जो है वो किन्नी है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पात्र हैं। आगे आपको मैं बता देती हूँ, काले सूट वाला जो आदमी है, जो कि पुरुष 1 है, जो पति है, पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भाव में है। उम्र लगभग 49-50 है। ये पूछ सकते उम्र कितनी है? 49 या 50 के आसपास है। चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग्य है। पुरुष 1 के रूप में देशांतर पतलून कमीज पहना है, पैंट और कमीज पहना है, शर्ट खाली पहना, पैंट और शर्ट जो होता है कौन पहना है? ये पूछ सकते क्वेश्चन की। पुरुष 1 की भूमिका हमें कैसे कपड़े पहना है? पतलून। सिर्फ याद रखना, क्योंकि मंचन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कोई भी कहीं पर भी लाइव मंचन देख रहे होते हैं, आप जाके कोई नाटक देख रहे होते हैं, स्कूल में, कॉलेज में जो रोल प्ले किए जाते हैं, वहां पर जल्दी से जल्दी कपड़े चेंज किए जाते हैं। तो कभी कभी वो पैंट नीचे का जो होता है वो सेम रहता है, ऊपर का उतार जाते। कभी कभी ऊपर की टी शर्ट या कुछ चीज सेम रहती है तो नीचे का उतार आते, या ऊपर से कुछ और डाल के आ जाते। वो डिपेंड करता है कि हम कैसे कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो नीचे की पतलून तो वो सेम रहता है पैंट पर, चारों उसमें, लेकिन कभी वो लंबा सूट, लंबा कोट पहन के आएगा, कभी बॉस जैसे पहनते हैं उस तरह का कोट पहन के आएगा, कभी शर्ट पहन के आ जाएगा, कभी कमीज पहन, और कभी बूशर्ट जो टी शर्ट होती है वो पहन के आ जाता है। तो याद रखना है। तो पुरुष 1 के रूप में पतलून और कमीज जिन जिंदगी में अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट के लिए है, कि वो अपनी जिंदगी से हार चुका है। जो सावित्री का जो पति है वो हार चुका है, क्योंकि उसे नौकरी नहीं है, अपनी लाइफ से उसे घृणा आ रही है। तो लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट है। पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट अपने आप से संतूर फिर भी आशंकित है। पुरुष 3 के रूप में पतलून, टी शर्ट, हाथ में सिगरेट का डिब्बा, लगातार सिगरेट पीता है, अपनी सुविधाओं के जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में। और पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी कोट का लंबा कोट, चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास या काइयापन। ये बताया गया कि किसने कैसे कपड़े पहने हैं, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3। तो ध्यान रखना है, इनके कपड़ों को हमेशा ध्यान में रखना है। जो पुरुष 4 है उसने लंबा कोट पहन रखा है। कैसा कोट पहन रखा है? लंबा कोट पहन रखा है। स्त्री उम्र 40 को छूती है, उम्र 40 के आसपास है। चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष है। उसकी चाहें, इच्छाएं शेष बची हुई हैं। ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए भी रुचिपूर्ण दूसरी साड़ी विशेष अवसर की, मतलब उसकी रुचि रहती कि कोई और दूसरी भी साड़ी ले लूं। बड़ी लड़की उम्र 20 के ऊपर नहीं है, 20 के आसपास, 20 से ज्यादा नहीं है। भाव में, परिस्थितियों में संघर्ष का अवसाद और बड़प्पन आ गया है उसमें, उसने भाग कर शादी कर ली है। कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन है। साड़ी माँ से साधारण है। साड़ी क्या है, माँ तो अच्छी वाली और पहन रही है, मगर उसकी साड़ी कैसी है? माँ से भी साधारण है। पूरे व्यक्ति में एक बिखराव सा है। उस बड़ी लड़की में कैसा है? बिखराव है। छोटी लड़की उम्र 12 और 13 के बीच है, लेकिन वो ऐसी बातें करती है जैसे वो 18-19 साल की हो। भाव, स्वर, चाल, हर चीज में विद्रोह, विद्रोह भाव। पूछ सकते हैं कौन सी लड़की में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर लिखे विद्रोह भाव छोटी लड़की, लड़की बिन्नी में देखने को मिलता है। छोटी लड़की जो है उसमें देखने को मिलता है। फ्रॉक चुस्त पर एक मोजे में सुराख रहता है। किसमें? एक मोजे में सुराख रहता है। फ्रॉक पहनती है, चुस्त फ्रॉक पहनती है, बिल्कुल टाइट एकदम फिटिंग वाली, लेकिन मोजे में इसके सुराख है। लड़का उम्र 21 के आसपास, पतलून के अंदर दबी भड़कीली, भड़कीली चमकती हुई बुशर्ट, मतलब जो शर्ट होती है वो पहना हुआ है, धुल धुल कर घिसी हुई सी हो गई है। चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकी झलकती खास तरह की कड़वाहट देखने को मिलती है। ये सारी बातें यहाँ बताने की कोशिश की गई हैं, आप देख सकते हैं। अब आते हैं
1 मिनट। तो यहाँ तक हमने साथियों देख लिया है। अब हम नाटक के तरफ बढ़ते हैं, जिसमें नाटक क्या कहना चाहता है। जो हमारी पीडीएफ है उसकी तरफ साथियों हम आ जाते हैं, जिससे आपको ये मोहन राकेश नाटक पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। आधे अधूरे नाटक ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। निर्देशन का वक्तव्य ओम शिवपुरी, यह आ गया ना, यहाँ से है। और इसमें लिखा है आधे अधूरे का पहला मंचन दिल्ली में दिशांतर द्वारा ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1963 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न, जैसे मैंने निम्न कलाकार बताए, ओम शिवपुरी, दिनेश ठाकुर, ऋचा व्यास, अनुराधा कपूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अपने पास लिखे होने चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में चाहे लिखे, बट आपको ये लिखे होने चाहिए। दिशांतर, यार के दिशांतर में ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ था, और ओम शिवपुरी ने ही चारों आदमियों का रोल प्ले अदा किया था जब मंचन हुआ था मंच पर। कपड़े उन्होंने नीचे की पतलून सेम पहने रहते, लेकिन ऊपर का कभी कोट पहन के आ जाते, कभी टी शर्ट पहन के, कभी लंबा, कभी छोटा कोट, इस तरह से वो पहन के आए हुए हैं जल्दी जल्दी में। तो ओम शिवपुरी के निर्देशन के वक्तव्य, वक्तव्य जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टार्टिंग की भूमिका, वक्तव्य जो भी आती हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों रहती हैं। वो आपको पता होना चाहिए, जिससे सारी चीजें आप कर पाए। तो एक निर्देशन की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगा। समकालीन जिंदगी जो होती है उसका सार्थक हिंदी नाटक लगता है, कि आज की जिंदगी में भी वही हाल है। लोग किस तरह से हैं, उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वही आज की जिंदगी में मुझे लगा। ये बताने की कोशिश कौन कर रहा है, ओम शिवपुरी। मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक संघर्ष बिंदुओं को रेखांकित करता है। इसके पात्र, स्थितियां एवं मन स्थितियां यथार्थ परक हैं, वास्तविक यथार्थ परक, रियलिटी बेस्ड है तथा विश्वसनीय है, किया जा सकता है। इसका गठन सुदृढ़ एवं रंगोपयुक्त है। पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान रंग प्रभावों की दृष्टि से भलीभांति संयोजित है। पूरे नाटक की अवधारणा पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। ये बताना चाह रहा है कि इसकी ये वाली लाइन याद करना चाहिए, कि स्थितियां जैसी मना स्थितियां यथार्थपरक तथा विश्वसनीय है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सार्थक नाटक ही नहीं लगता है समकालीन जिंदगी का, ये कैसा नाटक लगता है, समकालीन सार्थक नाटक लगता है। अब ओम शिवपुरी कहना चाहते हैं, सारा पूरा किसका है, ओम शिवपुरी ही बोल रहे हैं। आधे अधूरे आज के जीवन का एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इसमें के लिए हिंदी के जीवंत मुहावरों को पकड़ने की सार्थक प्रभावशाली कोशिश की गई है। पहले वाचन के समय ही मुझे इसकी भाषा में बड़ी कशिश लगी थी। जब मैंने पहला वाचन किया था, ऐसे एकदम बोला था, ऐसे वाचन का मतलब होता है बोला, तो मुझे इसमें कशिश, अट्रैक्टिव किया था इसने, और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मजा आया था इस नाटक को करते हुए। बताने की कोशिश कर रहे हैं, कहना न होगा कि इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इसकी भाषा है। इस इसमें यह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव जीवन की पकड़ सके। जो तनावपूर्ण जीवन लोग जी रहे हैं उसका दिखाया है, उसे पकड़ है इसकी भाषा से। वो बहुत अच्छा लगता है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन, सब कुछ ऐसा है जो बहुत संपूर्ण से अभिप्रेत को अभिव्यक्त करता है। लिखित शब्द की यही शक्ति और उच्चरित ध्वनि समूह का यही बल है, जिसके कारण यह नाट्य रचना बंद और खुले दोनों प्रकार के मंचों पर अपना संपोहन बनाए रख सकी है। जहां तक अधिकरण, 1 मिनट, इसे यहाँ कर देती हूँ। यहाँ जहां तक अधिनिरूपण का सवाल है, अधूरे मेरे लिए कई दृष्टियों से अर्थवान है। ये आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। महेंद्रनाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है। जो महेंद्रनाथ पति है वो सावित्री से क्या करता है, बहुत प्रेम। ये लाइन अंडरलाइन जो कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। महेंद्रनाथ जो है सावित्री से बहुत प्रेम करता है, सावित्री भी उसे चाहती रही होगी, लेकिन विवाह के बाद महेंद्रनाथ को बहुत निकट से जानने पर उसे विस्तृणा होने लगी है, घृणा होने लगी है, क्योंकि जीवन से सावित्री की अपेक्षाएं बहुत अधिक थी। इसलिए अब महेंद्रनाथ की बेकारी की हालत साबित
बहुत कटु हो गई है, सावित्री बहुत कटु हो गई कि उसकी हालत अच्छी नहीं है, वो कमाता धमाता नहीं है, इसलिए वो कटु हो गई है। एक और घर को चलाने का असहाय बोझ है, वो अकेले ही घर को चला रही है नौकरी करके। तो दूसरी ओर जिंदगी में कुछ भी हासिल न कर पाने की तीखी कचोट है। अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत तिबत हुई सावित्री, मतलब है अपने बच्चों, उसका बर्ताव भी अच्छा नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। बची खुची जिंदगी कोई एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है। कैसी आकांक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। संपूर्ण, मतलब संपूर्ण, जब भी तो पूर्णता की तलाश में संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। पर यह आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती क्योंकि संपूर्णता की तलाश ही शायद वाजिब नहीं। संपूर्ण कोई भी हमें आज के समय में नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये जित जो जैसा आपको पार्टनर मिला है उसके साथ आपको वैसी जिंदगी गुजारना है, उसी में कोशिश करना है, उसी में खुश रहने के लिए आपको नए नए बहाने खुद ही ढूंढना पड़ेंगे। तो संपूर्ण इंसान कहीं कभी भी नहीं मिल सकता है। आप में भी कमी हो सकती है, आपके पति में भी कमी हो सकती है, लेकिन एक दूसरे को कुछ अच्छाइयों के साथ आप लेके उसे आगे बढ़ सकते हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत मनोहर और सुखमय हो सकती है। तो इसी तरह से ये अपने पति के साथ तो नहीं रहती है, उसे संपूर्ण पति चाहिए, लेकिन उसकी अच्छाइयों को कुछ नहीं देख पाती, जो बुराई है उसे पकड़े रहती है, और फिर दूसरे जो पुरुष हैं उनको और आकर्षित होती रहती है, जिसे अंत में फिर वो अपने पति के साथ वापस आ जाती है और उसे कहती है कि कोई भी संपूर्ण आदमी इस संसार में नहीं मिल सकता। तो ये लास्ट में होती है, सावित्री की कमाई पर पलता हुआ बेकार मेहनत दैनी है कभी, जिसका बहुत गृह स्वामी था, आज उसी घर में उसका हालत एक नौकर के समान हो गई है। कैसे हो गई है? जो सावित्री के पति की नौकर के समान है, अब वह केवल एक ठगा, एक रबर का टुकड़ा है, एक ठप्पा, एक रबर का टुकड़ा है। किसके बारे में ये लाइन की गई है? अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबर का टुकड़ा है। ये सावित्री के पति महेंद्रनाथ के बारे में कही गई है। तो याद रखना है, इसे लिख लीजिए, केवल एक ठप्पा, एक रबर का टुकड़ा है। अब आगे चलते हैं इसमें। यस। प्यारे साथियों, उसकी पीडीएफ मुझे ऐसे ही मिली है, इसलिए आपको इस तरह से पढ़ा पा रही हूँ। हम्म। आदि अधूरे, वह सावित्री के पुरुष मित्रों को जानता है। जो सावित्री के पुरुष मित्र हैं, वह कौन जानता है? उसका पति जानता है। आप ध्यान में रखेंगे, सावित्री के पुत्र हैं। 1 मिनट, 1 मिनट सर, बच्चों। सॉरी। वह सावित्री के पुरुष मित्रों को जानता है, और जब तक वह जिक्र करके अपने दिल की भड़ास निकालता रहता है, अपने कुचले आत्म सम्मान को बचाने की खातिर वह अक्सर शुक्र शनिचर घर छोड़कर चला जाता है। शुक्र और शनिचर को, किसको, कौन कब छोड़ के चला जाता है? शुक्र और शनिचर को, फ्राइडे एंड सैटरडे। ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्राइडे और अपने मित्रों को, सावित्री के मित्रों को जानता है, तो इसलिए फ्राइडे को उसे लगता है कि इस दिन उसके मित्र आ सकते हैं घर में, जो पुरुष मित्र हैं, तो इसलिए वो फ्राइडे एंड सैटरडे को घर छोड़कर चला जाता है कि उसके मित्रों के सामने सामना ना हो पाए। लेकिन कुछ घंटों बाद वापस लौट आता है, थका हारा पराजित। यही उसकी नियति है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, यही उसकी नियति है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। अब यहाँ से देखिए, एक दूसरे स्तर पर यह नाट्य कृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। कैसे पारिवारिक विघटन की गाथा है? इसे अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कट हुआ रहता है, अलगाव की स्थिति में रहता है।
घर की त्रासदायक हवा से अब वे अपने और एक दूसरे के लिए जहरीले हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? एक दूसरे के लिए कैसे हो रहे हैं? जहरीले हो रहे हैं। बड़ी लड़की मनोज रूपी हमदर्द द्वारा द्वार को पाते ही बाहर निकल भागी। मतलब एक मर्द को जो है जो उसके मनोज रूपी मर्द है उसके साथ भाग जाती है। लड़का पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों की रंगीन तस्वीर काटता हुआ उसे मौके के इंतजार में है जब वह भी यहाँ से निकल भागे। तो लड़का क्या काटता है? इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों की रंगीन तस्वीरें काटता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। है लड़का पत्रिकाओं से, किससे? पत्रिकाएं जो आती हैं, मैगजीन जो आती हैं, उससे अभिनेत्रियों की रंगीन तस्वीरें काटता है और मौके के इंतजार में रहता है कि वह भी यहाँ से निकल सकेगा, लेकिन ये मौका कभी भी नहीं आता है। अपने पिता के लिए उसके मन में करुणा है, उसके अपने पिता के लिए करुणा रखता है। माँ के लिए आक्रोश है, करुणा है, करुणा भाव है अपने पिता के लिए, लेकिन माँ के लिए एक आक्रोश है। वह बड़ी बहन से प्रेम में विश्वास नहीं करता, पर उसे घर से निकालने का एक जरिया मानता है। कि उसके प्रेम में तो विश्वास नहीं है, लेकिन उसे घर से निकल गई है, भाग गई है, तो एक जरिया मांगता है, चलो किसी बहाने तो वो घर से चली गई। छोटी लड़की माता पिता बहन भाई किसी के प्रति लगाव महसूस नहीं करती, किसी की तरफ भी उसका लगाव नहीं है। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति बेहद कड़वी होकर वह कैंची की तरह जुबान चलाती है। पूर्ति से बेहद कड़वी होकर वह कैंची की तरह, किसकी तरह भी यही क्वेश्चन पूछ सकती, किसकी तरह? कैंची की तरह जुबान चलाती। तो लिख लीजिए, कैंची की तरह जुबान चलाती कौन सी? जो छोटी लड़की है वो चलाती है। और यौन संबंध में वे दिलचस्पी लेने लगी है, लिख लीजिए। कैंची की तरह जबान चलाती है, यौन संबंध जो होते हैं उसमें दिलचस्पी लेने लगी, इंटरेस्ट लेने लगी है, जो उसकी आयु से कहीं आगे है, जो अभी 12-13 साल की लड़की है, छोटी है, लेकिन वो अपनी यौन संबंधों में रुचि लेने लगी है, जो उसकी उम्र के ना होकर बहुत ज्यादा आगे की है, जो बड़ी लड़कियों के साथ हो सकता है वैसे काम वो अब कर रही है छोटी उम्र में। जो उसकी आयु से कहीं आगे हैं, उसकी बदमिजाजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही, बदतमीजी जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है, क्योंकि पिता की बेकारी, माँ का पुरुष मित्रों और बड़ी बहन से घर के भाग जाने के कारण उसे बाहरी लोगों की कुत्सित बातें सुननी पड़ती हैं। कुत्सित बातें जो बाहरी लोग जो उसके सामने कर देते, तुम्हारे घर का माहौल कैसा है, बड़ी बहन भाग गई है, तुम्हारे माँ के जो पुरुष मित्र आते हैं, मतलब, और जो तुम्हारा बाप है वो घर में कुछ नहीं करता, भाई है वो आलसी है, वो हर टाइम पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों की फोटो जो है, पिक्चर है, वो काटता रहता है। ऐसी वैसी बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा आक्रोश में रहने लगी है, सबसे नफरत करने लगी है। दफ्तर और घर में दिन दिन भर खटकती सावित्री सिर्फ बिन्नी से ही थोड़ी सी सहानुभूति पाती है, जो बिन्नी है उससे ही। हालांकि बिन्नी भी उससे इसी सवाल की तलवार है कि इस घर में ऐसा क्या है जो यहाँ से निकल जाने के बाद भी उसकी और मनुज के बीच काली छाया के समान आ जाता है। अशोक सावित्री से प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध बनाने का विरोधी है। जो अशोक जो है, अशोक जो एक बेटा है सावित्री का, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इफेक्ट रखते हैं, जैसे बॉस वगैरह, उनसे जो संबंध रिलेशन बने हुए हैं उसका विरोध करता है, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में आने पर वह अपनी निगाह में जितना छोटा है उससे कहीं और छोटा हो जाता है। कुल मिलाकर ये परिवार अंतर संबंध दिलचस्प ढंग से बहुत स्तरीय है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसके लिए है? ये अशोक के ऊपर कही गई लाइनें हैं। कि वह अपनी निगाह में अब जितना छोटा है उससे वह और अधिक छोटा हो जाता है। ये किसके लिए? अशोक की लाइन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट आई बना देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए। एक अन्य स्तर पर यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं, उनकी तृप्ति अधूरी ही रहती है। मेहनाज, सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा ये अलग अलग गुणों के चार पुरुष हैं। मेहनात, सिंघानिया बॉस हो गया, जगमोहन और जुनेजा ये अलग अलग गुणों के चार पुरुष है। चुनाव के एक क्षण में सावित्री ने महेंद्रनाथ के साथ गांठ बांध ली।
जब चुनाव कराते मेहनाज साथ के साथ उसने विवाह कर लिया था और आगे चलकर अपने अपने को भरा पूरा महसूस। वेट, यहाँ तक हमारा हो गया भरा पूरा भरा पूरा महसूस नहीं किया। लेकिन अगर वह मेहनात की बजाय जगमोहन से रिश्ता जोड़ती तब वह अनुभूति वही रहती, क्योंकि वह जगमोहन में जुनेजा के गुण नहीं मिलते, जगमोहन और जुनेजा के गुण नहीं मिलते, और इस तरह वह दुष्चक्र चलता ही रहता है। ये चक्र जो है चलता रहता है किसी के साथ एक जैसे किसी के भी क्या नहीं मिलते, गुण नहीं मिलते हैं। एक इस तरह पर यह नाट्य मेरे लिए व्यक्तियों की विभिन्नता के भाव बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन। ये सारे ओम शिवपुरी अपनी रूपरेखा बोल रहे हैं, अपने वक्तव्य में बोल रहे हैं, भूमिका में। तो इसकी भूमिका जो है किसने लिखी है आधे अधूरे नाटक की, तो ये लिख लीजिए ओम शिवपुरी ने ही लिखी है इसकी भूमिका या वक्तव्य। ये इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है तो ओम शिवपुरी नाम याद रखिए, ओम शिवपुरी ने की है। किसने? ओम शिवपुरी ने की है। एक अभिनेता द्वारा 5 पृथक भूमिकाएं निभाए जाने का दिलचस्प रंगयुक्त सहारा लिया है। महेंद्रनाथ की जगह जगमोहन को रख देने से या जगमोहन के स्थान पर जुनेजा को रख देने से स्थिति में कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि परिस्थितियों के एक ढांचे में व्यक्ति लगभग समान ढंग से बर्ताव करता है। कोई सा भी पुरुष हो, हर किसी का व्यवहार एक सही रहता है, बस शक्लें अलग हो जाती हैं, जिस्म अलग हो जाते, लेकिन अंदर के जो भाव रहते हैं सारे पुरुषों के समान रहते हैं। किसी में कोई कमी रहती किसी, लेकिन उनके जो भावनाएं हैं, जो आशाएं हैं, वो सबकी सेम रहती हर परिस्थिति में। के साथ वही प्रॉब्लम उत्पन्न होती रहती। ये कहना चाहते हैं ओम शिवपुरी की उन्होंने चारों पात्रों की भूमिकाएं निभाई थी। इसी अनुभव पर बल देने के लिए कुछ प्रदर्शनों का नाटक शुरुआत के साथ एक स्पॉट कमरे के लगे मुखौटे का आलोकित करता है। आधे अधूरे का कार्य स्थल मकान का बैठने का कमरा है। तो याद रखिए जो कार्यस्थल मंचन किया गया उसमें जब स्टार्ट हुआ है नाटक तो मकान का कमरा है, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, मकान का कमरा है जिसमें सोफे, कुर्सियां, मेजे, अलमारी, किताब, फाइलें आदि हैं। याद कर लीजिए क्या क्या सामान है, सोफा है, कुर्सियां हैं, मेज है, अलमारी है, किताबें हैं, फाइलें, लिख लीजिए ये समानता है। यह कमरा एक समय साफ सुथरा रहा होगा, पर सालों की आर्थिक कठिनाई, जो आर्थिक समस्याएं हो रही, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, कठिनाइयों के कारण अब सब पूरे अ, सब पर धूल की तरह ही जम गई है। क्रॉकरी पर चटखन है, जो क्रॉकरी बर्तन है उन पर चटखन है, टूट गए हैं, दरारें पड़ी हुई हैं, दीवारें मटमैली हो गई हैं, कोई भी वहां पर वाइट वॉश पेंट नहीं हुआ है। परिवार की हर सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ रहता है। घर की हवा तक उस स्थायी तल की गंध है जो पांचों व्यक्तियों के मन में भरी हुई है। पांचों में व्यक्ति कौन है? चार तो ये व्यक्ति हैं और पांचवा जो पांच उनके घर में, पांच इसलिए बोल रहे हैं, ये घर के जो परिवार के सदस्य कितने हैं? पांच हो गए। सिंघा सावित्री, सावित्री का पति, दोनों बेटियां और एक बेटा, तो ये पांच हो गए ना, पांचों के घर में घसी, इसलिए पांचों का मतलब यहाँ पर किससे लिया गया है? घर के मेंबर से। फैमिली मेंबर कितने हैं? पांच है, लिख लीजिए 5 हैं। इस तनाव भरे वातावरण में संप्रेषण के लिए मतलब कम्युनिकेशन के लिए मुझे बॉक्स सेट ही उपयुक्त लगा और कई प्रारंभिक प्रदर्शनों में इसे अपनाया गया है। साथ ही कुछ तो पूछ सकते हैं बॉक्स सेट, तो कौन सा सेट अच्छा लगा प्रारंभ में? ओम शिवपुरी को बॉक्स सेट ही उपयुक्त लगा है। बॉक्स सेट याद रख लीजिए, बॉक्स का जो सेट है वो ही उपयुक्त लगा था। कई प्रारंभिक प्रदर्शनों से अपनाया गया है। साथ ही कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक में शुरू और अंत तक ऐसे पार्श्व संगीत के व्यवहार किया गया जिससे ध्वनि तरंग में दशमान भूमि के समान वीरांगनी का संयोजित करती है। नाटक शुरू के कुछ प्रदर्शन बंद प्रेक्षागृह में हुए हैं। प्रदर्शन बंद प्रेक्षागृह में हुए हैं। जब मुक्ता कशी त्रिवेणी का प्रदर्शन की बात आई, किसकी? त्रिवेणी में प्रदर्शन की बात आई, तो कुछ मित्रों ने शंका प्रकट की कि नाटक संभवतः खुले मंच के लिए उपयुक्त नहीं है।
त्रिवेणी मतलब खुले मंच पर की बात आई त्रिवेणी में। तो त्रिवेणी भी करने की बात आई तो इनके मित्रों ने क्या खुले मंच के लिए उपयुक्त नहीं है, उसमें नाटक के तनाव और सघनता के बिखराव जाने का खतरा है। लेकिन मेरी यह मान्यता है कि गंभीर नाट्य बल को दर्शक पाने के लिए नए रास्ते ढूंढने होंगे। अगर नाटक गहन कलात्मक नाट्य भूमि देने से समर्थ है, अगर ये जिंदगी की महत्वपूर्ण उथल पुथल पर अंगुली रखता है, तो वह समझता है कि बाहर सड़क में कुछ आहट या किसी कार के हॉर्न की आवाज मंच पर की कलात्मक यात्रा कोई रुकावट डाल सकती है। मतलब है जो बाहर का शोर शराबा है जो हमारा खुले मंच पर करेंगे तो उससे प्रॉब्लम, ये समस्याएं उत्पन्न होगी, उसमें विघटनताएं आएंगी, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। मुझे संतोष है कि मेरा विश्वास यही साबित हुआ। बंद और खुले प्रेक्षागृह, जो बंद और खुले मंचों पर हुआ अंतर अंतर से नाटक की प्रभाविकता पर कोई असर नहीं पड़ा। दर्शक के साथ साथ तादात्म्य उतना ही तीव्र और गहरा इन्हीं दिनों यह अनुभव भी हुआ कि बॉक्स सेट कई व्यवहारिक मुश्किलें पैदा करता है। वह एक और जहां समय और अव्यवधाय, वहीं दूसरी ओर रंगोपकरण अधिक उपाध्याय का घोतक है। और यही बात की हद तक मेरी धारणाओं के साथ नहीं आती, इसलिए हिम्मत करके मैंने बॉक्स सेट के व्यवहार भी छोड़ दिया और इससे की प्रस्तुति के प्रभाव में कोई अंतर नहीं। बॉक्स सेट को छोड़ दिया था इन्होंने, याद रखना बॉक्स सेट है ये, उसे उन्होंने छोड़ दिया था। ओम शिवपुरी बोल रहे हैं ये सारी बातें। अभी नाटक स्टार्ट नहीं हुआ, इसकी जो भूमिका लिखी गई है उसको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स सेट की बात कर रहे हैं, खुले बंचन और दोनों में इन्होंने नाटक को किया है, खुले और बंद दोनों में ही करा है ग्रहों में। मैं प्रदर्शन में सादगी का कायल हूँ, इसलिए प्रकाश व्यवस्था में भी किसी तरह के लटके नहीं थे। नाटकों के लिए उपयुक्त सादी आलोक पद्धति थी। प्रारंभ में कुछ स्पॉट के घर विभिन्न चीजों से आलोकित करते थे, फिर हाउस लाइट से घुल मिल जाते थे। फिर का दूसरे अंक में शुरू में दो स्पॉट लड़के और बड़ी लड़की की आलोकित करते थे, फिर एक प्रकाश व्यवस्था में संभावित सम्मिश्रित हो जाते थे, मतलब मिश्रण हो जाता था। वेशभूषा के पीछे भी यही दृष्टि थी। प्रमुख अभिनेता के 5 भूमिकाएं करनी थी, इसके लिए केवल एक ऊपरी वस्त्र बदलना था। नीचे पतलून पहने हुए थे, ऊपरी वस्त्र बदलना था। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया ऊपरी वस्त्र बदलता था। सबसे पहले काला सूट पहना, काले सूट वाला आदमी आए, फिर कोट उतार कर केवल कमीज मेहंद्रनाथ आ जाता है, फिर बंद गले का कोट टोपी सिंघानिया आ जाता, आगे हाईनेक की कमीज जगमोहन, और फिर लंबा कोट पहने जुनेजा आता है। लंबा कोट पहने कौन आता है? वो जुनेजा आएगा, ध्यान रख रही है। और जगमोहन सिर्फ कमीज, हाईनेक की कमीज जो होती है जिसे टी शर्ट बोलते हैं वो पहन के आ जाता है। सिंघानिया और लंबे कोट टोपी जो फिर बंद गले का कोट व टोपी, जो कोट और टोपी पहनेगा वो कौन है? कोट टोपी सिंघानिया पहनना है। सिंघानिया बॉस है, वो टोपी भी लगा के आ रहा है, कोट भी बंद गले वाला पहना है। तो बॉस लोग ऐसे ही पहन के आते हैं ना ऑफिस में, इस तरह से टोपी भी अच्छे से कैप टाइप का लगा के। ये आपको याद रहे। महेंद्रनाथ केवल कमीज पहने हैं, फिर कोट उतार कर केवल कमीज, कोट उतार दिया उसने, कमीज पहनी हुई है, मतलब शर्ट पहनी हुई है, केवल कमीज। शर्ट पहनना आता है, काला सूट पहना, पहले काला सूट वाला आदमी आता है। ये सारी बात बताता है वो कौन कौन क्या क्या पहन के आता है। केवल सावित्री दूसरे के लिए साड़ी बदलती थी क्योंकि वह स्थिति की मांग थी, बस उसने, सावित्री ने सिर्फ दूसरे अंक में साड़ी बदली है, वैसे पूरे एक अंक में उसने क्या करा है, एक ही साड़ी पहनी। याद रखना दूसरे अंक में उसने साड़ी बदली है सावित्री में। तो पूछ सकते क्वेश्चन, तो लिख लीजिए। युद्ध की अन्य उल्लेखनीय विशेषता थी कि मेकअप का न होना। यहाँ पर मेकअप कोई भी नहीं हुआ था, नायिका केवल वही मेकअप किए हुए थी जो उस जैसी स्त्री वास्तविक जीवन से करती है। इसके अलावा किसी कलाकार ने पाउडर इत्यादि छुआ भी नहीं था, कोई भी मेकअप नहीं किया गया था। इस प्रदर्शन के एक महत्वपूर्ण इस प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि नाटककार, ये लिख लीजिए, कोई भी मेकअप नहीं किया था, कोई पाउडर तक को भी नहीं छुआ था, ध्यान रखना है ये बात। इस प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता की नाटककार और निर्देशन की पारंपरिक सहयोग, पहले पूर्वाभ्यास से ही राकेश जी के साथ ही एक पहले प्रदर्शन तक वे बराबर इस कलात्मक यात्रा के सहयोगी रहे। फर्नीचर में तिपाई के चुनाव से लेकर नाटक की
अर्ध निरूपण तक हमने साथ काम किया अनेक बार, मतभेद हुए लंबे, वाद विवाद भी, लेकिन अंतिम रूप से जो नाट्य रूपण सामने आया उसे लेकर हम दोनों 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट। सॉरी बच्चों, 1 मिनट। इसमें थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं आपको, अभी 1 मिनट। अ, इस प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि नाटककार और निर्देशक का पारस्परिक सहयोग, पहले पूर्व में एक राकेश के साथ और पहले प्रदर्शन तक बराबर इस कलात्मक यात्रा तक सहयोगी रहे हैं। राकेश जी सहयोगी रहे हैं, याद रखना है, अंत तक। फर्नीचर में तिपाई का चुनाव से लेकर नाटक का अधिनिरूपण तक हमने साथ साथ काम किया, अनेक बार मतभेद भी हुए, लंबे लंबे वाद विवाद, लेकिन अंतिम रूप से जो नाट्य परिणाम सामने आया उसे लेकर हम दोनों सहमत थे। अर्थात प्रस्तुति में ऐसा एक भी तत्व नहीं था जिसमें या तो मैं असहमत होता या राकेश जी असहमत होते। ये ओम शिवपुरी कह रहे हैं, उन्होंने राकेश जी के साथ किया था। ये सारी चीजें मैंने आपको साथियों बताई हुई हैं। काले सूट वाले आदमी के बारे में कौन कौन रहा है, स्त्री कौन कितनी रही है, छोटी लड़की 12-13 वर्ष की रही है, लड़का उम्र 40 के आसपास रहा, लड़के की 21 वर्ष के आसपास है, पतलून के अंदर लंबी, और ये सारी चीजें स्टार्टिंग में मैंने बताई थी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, 7वें पेज की तरफ। अब हमारा 7वां पेज आ गया। ये मध्य जीवन के स्तर पर ठहर कर निम्न व्यक्तियों के ऊपर से आया है, आप देख सकते हैं। निम्न व्यक्तियों के स्तर पर आया, मध्यवर्गीय स्तर पर आया एक घर है। अब एक घर को यहाँ पर दिखाते हैं, तो यहाँ पर इस घर के बारे में बताते हैं कैसी चीजें हैं। 1 मिनट, बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको अभी करती हूँ, बस 2 मिनट। सॉरी बच्चों, आप इतना टाइम जो है उसके लिए स्किप कर दीजिए। आपको पता है घर में जब छोटी सी बच्ची होती है और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं आपके लिए कर रही हूँ। यस, यस, तो सॉरी। हाँ अब वो खा लो। ईट, ईट दैट। हम्म। तो इतना पार्ट आप स्किप करके आगे भी बढ़ा दीजिए, नो इशू। आप स्किप कर सकते हैं। कभी कुछ लोग कहेंगे ये बीच में किस तरह से आप बना रहे हैं, बट आपके लिए मैं वर्क कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। यस।
सो के उठी इसलिए परेशान हो रही है। चलो हम आपके लिए बातें करते हैं, चलो हम इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे। मध्य वर्गीय स्तर पर ठहर कर निम्न मध्य स्तर पर आ गया। मध्य वर्गीय में निम्न मध्य वर्गीय कहता वो कैसा होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 1 मिनट, आप उधर ले जाओ बाबू, बाबू, उधर। यस। सब रूप सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला वह कमरा, ये कमरे की बात कर रहे हैं। कमरे का कैसा था जिसमें उस घर के व्यतीत स्तर के कई एक टूटते अवशेष जैसे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल आदि किसी न किसी तरह के अपने लिए जगह बनाए हुए, जो कुछ भी है वह अपनी अपेक्षाओं के अनुसार होकर ही सीमाओं के अनुसार एक ही अनुपात से है। जो भी सामान है वो अनुपात के बारे में बता रहा है। इसमें इतना नहीं क्या क्या सामान है वो आप देख सकते हैं। एक चीज इस एक चीज का दूसरी चीज का रिश्ता तात्कालिक सुविधाओं की मांग के कारण लगभग टूट चुका है। फिर भी लगता है कि यह सुविधा कई तरह की असुविधाओं से समझौता करने के लिए आई है। तो ये पूरा अपना वक्तव्य जो लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ये ओम शिवपुरी लिख रहे हैं। तो याद रखना है इसकी भूमिका या वक्तव्य करके आए तो ओम शिवपुरी आएगा। इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे, फिर भी ये कुछ कुछ सामान के बारे में आपको आ सकता है। आजकल इतने नाटक में कहीं से भी एंटी क्वेश्चन उठा रहा है, इसलिए हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। इसलिए मैं सारे नाटक आपको पूरे इसकी पीडीएफ से पूरा ही पढ़ा रही हूँ कंटेंट, जिससे आपको कोई चीज छूटे ना। हम्म। सामान में कहीं एक तिपाई है, कहीं दो एक मोड़े। मोड़े क्या होता है, एक मोड़े टाइप के होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं। जो पतली पतली लकड़ी होती है उसके बने हुए होते हैं, मोड़े होते हैं मतलब। कहीं कहीं जैसे स्टूल मान सकते हैं लगे, उस हिसाब से स्टूल टाइप के ही रहते हैं, ये स्टूल के साइड होते हैं ये। कहीं कहीं फटी पुरानी किताबों का एक शेल्फ है और कहीं पढ़ने का एक मेज कुर्सी भी है। गद्दे, पर्दे, मेज पोज मतलब टेबल कवर जो होता है। पलंग पोश मतलब है बेडशीट जो होती के अगर है तो इस तरह घिसे फटे या सिले हुए हैं कि समझ में नहीं आता कि उनका ना होना ही क्या होने से बेहतर नहीं था। तीन दरवाजे तीन तरफ के कमरे में झांकते हैं। तीन दरवाजे हैं, कैसे हैं? तीन दरवाजे हैं, तीनों कमरे जितने कितने कमरे हैं, तीन दरवाजे और तीनों तरफ से कमरे में झांकते हैं। एक दरवाजा कमरे के पिछले पिछले आहुति से जोड़ता है तो एक अंदर के कमरे से एक बाहर की दुनिया से। बाहर एक रास्ता आते अहाते से होकर भी है, रसोई घर में भी है। हम्म। हाँ बाबू पढ़ा रहे, हेलो कर दो, हेलो हेलो करो बाबू, से हेलो। हाँ अभी देंगे, अभी रुको बस 1 मिनट, 5 मिनट दो बाबू। अहाते से होकर जाना होता है। पर्दे उठने पर सबसे पहले चाय पीने के बाद का डाइनिंग। तो ये ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं जब नाटक जो मंचन किया जा रहा है उसका पर्दा जो उठता है, उठने पर सबसे पहले क्या दिखाई देता है, तो ये यहाँ पर याद रखेंगे। चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल, जो चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल पर छोड़ा गया अटूटा टी सेट पर आलोकित होता है, मीन्स प्रकाश पड़ रहा होता है। और फिर फटी किताबें, टूटी कुर्सियां आदि पे एक एक बार फिर प्रकाश पड़ता है। कुछ सेकंड बाद प्रकाश सोफे के उस भाग पर केंद्रित होता है जहां पर बैठा बैठा काले सूट वाले आदमी शिकार के कश के बीच खींच रहा है। तो सबसे पहला जो आता है तो काले सूट वाला आता है, ठीक है, याद रखना काले सूट वाला आदमी आता है। यहाँ बैठा काले सूट वाला आदमी शिकार के कश खींच रहा है। उसके सामने रहते प्रकाश उसी तक सीमित रहता है, पर बीच बीच में कभी वह कोना और कभी वह कोना साथ आलोकित हो उठता है। ये सारी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर काले सूट वाला जो आदमी है, ध्यान रख लीजिए, अंतर्मुख भाव से शिकार की राख झाड़ता है। शिकार की राख जो ऐश है वो झाड़ता है। शिकार पीते हैं मतलब जिस तरह से वो फिर एक बार फिर से वही शुरुआत, जैसे कोशिश से अपने एक दायित्व के लिए तैयार करके सोफे पे उठ पड़ता है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, क्या कहने जा रहा है। आप शायद सोचते हैं कि मैं इस नाटक से कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कोई भी
कुछ भी कह सकता। उसी तरह जैसे इस नाटक का संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक अपने अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित अनिश्चित होने के कारण यह है कि परंतु अनिश्चित होने का कारण यह है कि परंतु कारण भी यह बात करने का है। कारण यह चीज कुछ न कुछ होता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही है। और अब मैं अपने संबंध में निश्चित नहीं हूं तो किसी चीज के कारण अकारण संबंध में निश्चित हो सकता हूँ। ये सारी बात कौन कर रहा है? काले सूट वाला आदमी कर रहा है। शिकार का कश खींचता हुआ, शिकार का कश लेता हुआ पल भर सोचता सा खड़ा हो रहता है, मैं वास्तव में कौन हूँ? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया। जो मैं इस मंच पर हूँ वह यहाँ कर बाहर नहीं हूँ, और बाहर हूँ तो वो यहाँ नहीं हूँ। खैर, इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ, शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफी है कि सड़क के फुटपाथ पर चढ़ते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं ही हूँ। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते, इसका अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आपसे मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं आपसे मतलब नहीं रखता, और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते जो आपके लिए होता है। इसलिए 1 मिनट इधर कर देती हूँ अपने आप को। क्षण में इसलिए जहां इस इसलिए जहां इस समय मैं खड़ा हूं वह मेरी जगह आप भी हो सकते हैं। दो टकराने वाले व्यक्ति के नाते आपने आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। कैसी है? बहुत बड़ी समानता है। क्या जब टकराते हैं तो क्या समानता होती है वो बताने की कोशिश कर रही है। यही समानता आप में और उसमें है, और उससे दूसरे में है, दूसरे में और तीसरे में, और मुझ में बरहाली है। गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात इतनी है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आपसे हर एक व्यक्ति से यही कारण है कि नाटक के बाहर का ये अंदर मेरी जिंदगी का एक निश्चित भूमिका है। ये भूमिका से सारी बातें ओम शिवपुरी कर रहा है। कमरे में एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर टहलने लगता है। मैंने कहा ना, ये नाटक भी मेरी हर अनिश्चित उस कारण भी हो सकता है मैं इसमें हूँ, और मेरे होने से सब कुछ इसमें निश्चित अनिश्चित हुए। एक विशेष परिवार, विशेष परिस्थितियां, परिवार दूसरा होने से परिस्थिति बदल जाती है। वही मैं वही रहता हूँ। इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता है। मैं इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलती है, या वह स्त्री मेरी भूमिका ले और इसकी भूमिका लेकर झेलता है। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चितता बना रहता है, और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता है कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी और उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच उठते कुछ सवालों की। फिर दर्शकों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, सिगार मुंह में लिए पल भर के ऊपर की तरफ देखता रहता है। फिर हाँ के स्वर के साथ सिगार मुंह से निकाल कर उसकी राख झाड़ता है। ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसी तरह से अगला बोलता है, यहाँ पर संवाद स्टार्ट होंगे। थोड़ी चीजें बता दी थी, इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पर हो सकता है एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र है, सफाई पेश कर रहा हूँ, हो सकता है ये नाटक अनिश्चित रूप ले सकता है। किन्हीं पात्रों को निकालने के दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से, या परिस्थितियों में थोड़ा हेरफेर कर देने से हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सुझाव दें इस संबंध में। इस अनिश्चित बात से अपनी भेंट इस बीच कई बार होगी, ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभिवादन के रूप में सिरलाता है, जिसके साथ ही उसकी आकृति धीरे धीरे मुलाकर अंधेरे में गुम हो जाती है। उसके बाद कमरे में अलग अलग कोने से एक एक करके आलोकित प्रकाश में आते हैं, और एक एक आलोक व्यवस्था में मिल जाते हैं। कमरा खाली है। तिपाई पर खुला हुआ हाई स्कूल का बैग पड़ा हुआ है, जिसमें आधी कॉपियां और किताबें बाहर बिखरी हैं। किसकी? जो पढ़ा हुआ है हाई स्कूल की किताबें हैं, लिख लीजिए पॉइंट। हाई स्कूल की किताबें हैं जिसमें आधी कापियां किताबें बाहर बिखरी हैं। तो यहाँ पर हाई स्कूल की किताबें हैं, तिपाई पर पड़ी हुई हैं, जिसमें आधी कापियां और किताबें। तिपाई एक मैट जिसे बोलते हैं, वो आप समझ सकते हैं।
सोफे पे एक मैगजीन, एक कैंची और कटी अधकटी अध कटी तस्वीरें रखी हुई हैं। ये कौन कर रहा होगा? तो बेटा, सावित्री का बेटा कर रहा है। एक कुर्सी के पीठ पर उतरा हुआ पैजामा झूल रहा है। स्त्री कई कई कुछ संभाले बाहर से आती है, कहीं कुछ कुछ घर का, कुछ दफ्तर का, कुछ अपना काम करती है। चेहरे पर दिन भर के काम की थकान, इतना चीजों के साथ चलकर आने का उलझन आकर सामान रखती है, क्योंकि वो घर भी संभाल रही है, घर घर को भी देख रही है, ऑफिस का काम कर रही है, घर का सामान भी ला रही, सारा कुछ वो स्त्री सावित्री कर रही है, फिर भी उससे सुकून नहीं मिल रहा है। पूर्णता की तलाश में रहती हमेशा। वह पूरे कमरे में एक नजर डाल लेती है। अब स्त्री का संवाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, थकान निकलने के स्वर में। ओहो, ओहो, कुछ हताश भाव से। फिर घर में कोई नहीं, अंदर के दरवाजे तक देखती है। नहीं, होगी ही नहीं, जवाब कहीं कहाँ से दे? तिपाई पर पड़े बैग को देखकर। यह हाल है इसका। बैग को एक किताब उठाकर फिर फाड़ डाली, एक और किताब। तो ये अपने बेटे के लिए बोल रही है सावित्री। स्त्री कौन है? वो सावित्री है, अपने बेटे के लिए बोल रही है। जरा शर्म नहीं कि रोज रोज कहाँ से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए सोफे पे आशा कर। और अशोक बाबू यह कमाई करते रहते रहे दिन भर, मतलब यही काम करते रहते हैं। वो अशोक जो है उनका बेटा है, वो किताबों से, मैगजीन से, जितनी भी होती है, वो अपनी क्या करते रहते हैं? वो पिक्चर काटते रहते हैं। अशोक बाबू कमाई करते रहे दिन भर, तस्वीरें उठाकर देखती। एलिजाबेथ टेलर, आड़े ऑड्रे हॉर्बन, शर्ले वेकले जिंदगी काट रहे हैं इन तस्वीर के साथ। तो याद रखिए कि इसकी एलिजाबेथ की तस्वीर है, टेलर, एलिज टेलर, और ऑड्रे की हैं हेबर्न, शर्ले मैकवेल, ये नाम याद कर ली, इनकी तस्वीरें काटी हुई थी। तस्वीरें वापस रखकर बैठने लगती है कि नजर झूलते पजामे पर नजर पड़ती है। उस तरफ जाते बड़े साहब वहां अपनी कारगुजारी कर गए हैं, मतलब बड़े साहब जो इनके पति जो हैं, वो ये पजामा टाल गए। उस तरफ जाती है, बड़े साहब कहाँ कहाँ अपनी कारगुजारी करने गए, मतलब कहाँ चले गए? पजामे की को भरे जानवर की तरह उठाकर देखती है और को कोने में फेंक देती है। फिर एक झटके के साथ उसे तहाने लगती है, मतलब उसकी फोल्ड करने लगती है। दिन भर घर से पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख सकता है। घर पर आदमी रह रहा है, अपना कुछ काम तो कर सकता है। मैं कहाँ तक काम करूं? मैं घर भी संभालूं, ऑफिस भी देखूं, सारा सामान भी लाऊं, क्या क्या कर सकती हूँ? पजामा कबर्ड में रखने से पहले डाइनिंग पर पड़े चाय के सामान को देखकर और खींच जाती है। पजामे को कुर्सी पर पटक देती है और प्यालियां वगैरह ट्रे में रखने लगती है। इतना तक नहीं कि चाय पी रहे हैं और बर्तन रसोई घर में छोड़ा है। मैं हार गई हूँ इन सब चीजों, मैं ही आकर उठाऊं ये सारी चीजें। ट्रे उठाकर अहाते के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। फिर पुरुष एक जो है उधर से आ जाता है, मीन्स उसका पति आ जाता है। स्त्री ठक कर सीधे उसकी आंखों में देखती है। वह उसके आंखें बचाता पास से निकल कर थोड़ा आगे आ जाता है। पुरुष एक कहता है, जो उसका पति है, कहता है, आ गई दफ्तर से? लगता है आज जल्दी मिल गई, आज छुट्टी जो है वो जल्दी मिल गई। स्त्री कहती, ट्रे वापस मेज पर रखती, यह अच्छा है। फिर दफ्तर से आओ, या तो कोई घर पर दिखे ही नहीं, या कहीं चले गए थे तुम? पुरुष ये, कहीं नहीं, यह बाहर था मार्केट में। स्त्री कहती है, उसका पजामा लेकर, मतलब अपने पति का। पता नहीं यह क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहां मुझे नजर आती हैं, बिखरी हुई मिलती हैं। ये बात बोल रही है कौन? स्त्री बोल रही है। अब आगे ये बोलते हैं, पुरुष एक, हाथ बढ़ाकर, लाओ मुझे दे दो। स्त्री पजामे को झाड़ कर फिर से तहती है, फोल्ड बनाती है। अरे क्या दे दूं, पहले खुद तो देख सकते थे। गुस्से से कबर्ड खोलकर पजामे को जैसे तैसे वो रख देती है। पुरुष एक फालतू सा इधर उधर देखता है, फिर एक कुर्सी की पीठ पर हाथ रख देता है। मीत खड़ा रहता है और कुर्सी की जो पीठ रहती है पीछे की बैग, उस पे हाथ रख लेता है। कबर्ड के पास आकर ट्रे उठाती है। चाय किस किस ने पी थी, पूछती है पुरुष एक अपराधी स्वर में। अकेले मैंने पी थी। तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे किन्नी
कि दूध दिया था, जो किन्नी है छोटी बेटी उसे दूध दे दिया था। तो पुरुष एक बोलता है, वह मुझे दिखाई ही नहीं दी अब तक, ट्रे लेकर चलती है। दिखे तब ना, जो इस घर पर रही कोई कोई अहाते के दरवाजे पे होकर फिर रसोई घर में चली जाती, अहाते से होकर अहाते से चला जाता है रसोई घर में, याद रखना कहाँ से होकर जाते हैं, अहाते से चली जाती। पुरुष एक लंबी हूं के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है, स्त्री स्त्री पल्ले से हाथ पोंछती है, अपने जो साड़ी का पल्ला उससे हाथ पोंछती है और रसोई घर वापस आती है। पुरुष एक, मैं बस थोड़ी देर के लिए निकला था बाहर, स्त्री और चीजों का समेटने में व्यस्त थे क्या, अब और चीजों के समेटने में व्यस्त थे क्या, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब साथ ही हम इससे आगे हम कल पढ़ेंगे पार्ट 2 में, आज इतना ही कर लिया है, बाकी चीज पार्ट 2 पार्ट 3 में मैं इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। आज यहाँ पर नाटक मैं पूरा इस पेज को कंप्लीट कर देती हूँ कि मैं अब थोड़ी देर के लिए निकला था बाहर, स्त्री कहती और चीजों को समेटने में व्यस्त, सॉरी बच्चों। हम्म। वह आज फिर आएगा, अभी थोड़ी देर लिए अब घर पर रहोगे तुम, अब इसलिए कहते थोड़ी देर के लिए अब तुम घर पे रहो। पुरुष एक, हाथ रोककर, कौन आएगा, सिंघानी, आप कहते कोई आएगा मेरे घर पे, तो कहते कौन आएगा, सिंघानी स्त्री, उसे किसी के यहाँ खाना खाने आना है, इधर 5 मिनट के लिए यहाँ आएगा, मतलब है उसका जो बॉस है वो आएगा। पुरुष एक फिर उसी तरह हूं करके साथ कुर्सी को झुलाने लगता है, मुझे यह आदत अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी कितनी बार कहा है कि किसी पुरुष को घर में मत लाया करो। पुरुष एक कुर्सी के हाथ हटा लेता है। पुरुष एक, तुम्हारी, तुमने ही कहा था, कहा होगा उससे आने के लिए। स्त्री, कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, अगर कोई पास में आ रहा है तो कहीं हमारा घर पर आप भी आ जाइए, तो बोलना फर्ज होता है, आखिर मेरा बॉस है। पुरुष एक, बॉस का मतलब यह थोड़ी है कि उसे घर में लिया हो, तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर ही हमारा पार्ट समाप्त होता है, अगले पार्ट में मिलेंगे साथियों, पार्ट 2 में। तब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थोड़ी सी जो असुविधा हो रही है क्योंकि मेरी बेटी परेशान कर रही है, नहीं तो मैं थोड़ा और करवाने की कोशिश करती, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि घर में अकेली इस समय मैं ही हूँ संभालने के लिए, अभी सो रही थी और फिर उठ गई है, तो इसके लिए इस माफी चाहती हूँ। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, ऐसे ही मैं आपको पूरा नाटक करा दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, जय हिंद जय भारत।